फेराइट के अंदर माइक्रोवेव का जो प्रोपगेशन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो यही है, फेराडे रोटेशन। ओके, तो जैसे आप फेराइट होता है ना, फेराइट एक माइक्रोवेव का पार्ट है, उसका वेव गाइड का पार्ट है। तो वेव गाइड के अंदर आपको बता चुका है पहले कि फेराइट का काम क्या होता है, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना होता है, उसको रोटेट करना होता है। बेसिक काम ये होता है उसका फेराइट का। तो फेराइट से होके जब आपकी माइक्रोवेव निकलती है, गुजरती है, तो उस गुजरने से उसके प्रोपगेशन पर क्या इफेक्ट होता है, तो वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दैट सिंपली कॉल्ड फेराडे रोटेशन। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे प्रोपगेशन। तो प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फेराइट, दैट्स द क्वेश्चन। केबल ढूंढ लूं मैं एक बार, जस्ट वेट। ओके, सो दिस इज द केबल नाउ। So this is the today's topic. Okay, who's that? Okay. So heading though, propagation of electromagnetic wave in ferrite. So today's topic is that propagation of electromagnetic wave propagation of electromagnetic wave इन फेराइट। तो ये हमारा आज का टारगेट है, किस तरह से वो प्रोपोगेट होती है, तो इसको हम आज डिराइव करेंगे। उसके डेरिवेशन में कुछ लफड़े हैं, मतलब किस प्रकार से वो लेफ्ट हैंडेड पोलराइज्ड होगी, राइट हैंडेड पोलराइज्ड होगी, और कैसे उसका प्रोपोगेशन होगा, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस कंसिडर wave is propagating in positive z direction. Microwave is propagating in पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो ऐसा हम लोग मान लेते हैं, जो हम लोग नॉर्मली मानते हुए आए हैं, हम आज तक यही चीज मानते हुए आए हैं कि वेव को हमें डायरेक्शन ऑफ जेड में प्रोपोगेट करवाना है। सो नाउ वी आर कंसिडरिंग दैट द वेव इज प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन and the electric field is given by this, and the electric field is given by this factor। और आप जानते हो बेसिकली हम लोगों ने ये पहले ही पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले भी लिख चुके हैं, दैट E is equal to E node। E node is simply called the amplitude which is depends on the x and y direction। ये हम लोग पहले भी लिख चुके हैं। एंड द प्रोपोगेशन पार्ट इज सिंपली लाइक माइनस आयोटा बीटा जेड। वैसे यहाँ गामा लिखते हैं, तो गामा के दो पार्ट होते हैं हमारे पास, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। सॉरी, माइनस गामा लिखते हैं, तो माइनस गामा में अल्फा प्लस आयोटा बीटा होता है, जिसमें आयोटा बीटा जो होता है वो प्रोपोगेशन पार्ट होता है। तो याद रखना, प्रोपोगेशन के लिए हमेशा इमेजिनरी क्वांटिटी काम में ली जाती है। दैट्स द इक्वेशन नंबर 1। सिंस वेव इज प्रोपोगेटिंग ओनली इन जेड डायरेक्शन, सिंस अभी हम लोग केवल z में ही मान रहे हैं उसको, है ना। सिंस वेव इज प्रोपोगेटिंग ओनली इन z direction, therefore electric and magnetic field does not vary, therefore electric field
and magnetic field does not vary along z डायरेक्शन। ये भी हम जानते हैं कि अगर वो z में प्रोपगेशन है उसका, तो इसका मतलब ये है कि उसका z में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट में चेंज नहीं आएगा। तो ये आप समझ लेना। अब इसमें क्या है, आपको इसको सोल्व करना है। सो यूजिंग द मैक्सवेल इक्वेशन, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट यूजिंग मैक्सवेल equation, simply the curl of E is nothing but it just equal to minus delta बीटा अपॉन डेल्टा टी ऑल्सो। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने लिख ही दिया, z डायरेक्शन में है तो कोई इशू है ही नहीं। अब बीटा यहाँ पर फेस पार्ट कहलाता है, तो जिसकी जो डायमेंशन होती है, अगर मैं इसको थोड़ा और एलिब्रेट करूँ तो डायमेंशन की फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूँ, सो सिंस अगर मैं इसको थोड़ा और लिख के देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर मैं टी की फॉर्म में लिखता हूँ सपोज, तो ई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी भी होता है। तुम लोग जैसे लिखते हो ना इलेक्ट्रिक किसी भी वेव का, एक मिनट ना मैं चार्जर ले आऊँ, जस्ट वेट। ओके, सुना। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वेव का जो डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं ना, वो किस अकॉर्डिंग लिखते हैं, ई नोड एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस पर्पज से लिखते हैं हम लोग, है ना। तो अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी पार्ट को भी ऐड कर दूं, मान लो इसको एक बार के लिए थोड़ा सा ई नोड के अंदर ले लो, तो इसका फ्रीक्वेंसी पार्ट लेके चलते हैं, मान लो। ठीक है, तो ये दो प्रकार से होती है, मैंने आपको पहले भी कहा था। अगर आपको ये नहीं देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली दो चीजें याद रख लो, मैंने आपको समझाया भी था। जब भी डेल अपॉन डेल टी लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या लिखेंगे वहां पे, आयोटा ओमेगा लिखेंगे, माइनस में आयोटा ओमेगा लिखेंगे। तो ये चीज समझना। तो यहाँ पर जब भी डेल अपॉन डेल टी आएगा, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो डेल अपॉन डेल टी को हम लोग आयोटा माइनस आयोटा ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे। नाउ अब इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके कंपोनेंट लिखेंगे हम लोग, या फिर इसको ऐसे लिख दो, कर्ल ऑफ ई इज नथिंग बट इट जस्ट इक्वल टू डेल अपॉन डेल टी डेल्टा ओमेगा। ठीक है, माइनस आयोटा ओमेगा लिखते थे कि प्लस लिखते थे, जस्ट वेट, माइनस आयोटा ओमेगा। अगर इसको हम लेके चलते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे डेल्टा आयोटा ओमेगा, तो जाएगा आयोटा ओमेगा और ये बी वेक्टर। ठीक है, और इसके बाद जब हम डेल अपॉन डेल क्रॉस ई मतलब कर्ल ऑफ ई लिखते हैं, तो कर्ल ऑफ ई में सोल्व करो आई केप, जे केप और के केप, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड ऑल्सो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो ही कंपोनेंट अवेलेबल है, ई एक्स और ई वाई। जेड तो हम लोगों ने जीरो मान ही रखा है पहले ही। देन सिंपली दिस इज written as px I cap, that's the x component, by j cap, that's the y component, and the z is 0. Okay,
So as you compare the I cap component simply, so just compare the I cap component. So this is that, and ये कितना हो जाएगा हमारे पास, del EY upon del EY upon del Z माइनस में then simply this is like this minus iota omega and bx, this is the x component. मतलब आई कैप कंपोनेंट को मैंने कंपेयर किया है जस्ट. सिमिलरली अगर आप जे कैप कंपोनेंट को करते हो तो ये हो जाएगा लाइक दिस एंड माइनस माइनस प्लस. सो द z component, that is z cap component, the delta e x upon delta z, ठीक है, is equal to iota omega and by. now solve it. अब हमको ये चीज पता है बेटा कि bx बराबर क्या होता है, कल लिखा भी होगा आप लोगों ने. सो bx इज इक्वल टू, कल ही लिखा था हम लोगों ने, मतलब लास्ट क्लास के अंदर, म्यू एच एक्स प्लस आयोटा के एच वाई. तो ये परमिटिविटी के अंदर लिखा था, परमिएबल टेंसर के अंदर. और बी वाई बराबर भी लिखा था हम लोगों ने कल मतलब लास्ट क्लास में, माइनस आयोटा के एक्स एच एक्स प्लस म्यू एच वाई. ठीक है, इन दोनों को ऊपर पुट कर दो तो डेल्टा ई वाई अपॉन डेल्टा जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा एंड म्यू एच एक्स प्लस आयोटा के एच वाई. ठीक है, एक मिनट जस्ट, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है. यहाँ पे अपन लोग लिखते हैं लाइक दिस, यहाँ पे प्रोपगेशन पार्ट को हमने आयोटा में लिया हुआ है. जस्ट वेट समथिंग, यहाँ पे आई थिंक माइनस आएगा बिकॉज हम लोगों ने जो प्रोपगेशन पार्ट है उसको माइनस में लिया हुआ है. तो माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है. अगर ये चीज लेके चलते हैं वैसे तो ये भी होता है, इसमें भी कोई इशू नहीं है. आप चाहो तो ये भी लेके चल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, के एक्स माइनस ओमेगा टी. बट फिर यहाँ पर जो प्रोपगेशन पार्ट है ना वो प्लस में आ जाएगा. तो आई थिंक दैट अगर इसको माइनस आयोटा के एक्स लेके चलेंगे तो ये प्लस में होना चाहिए एम्पलीट्यूड पार्ट, और अगर ये प्लस में होना चाहिए बिकॉज ये माइनस में प्रोपगेशन, तो ये जो फेज शिफ्ट पार्ट है वो प्लस में होगा, तो प्लस आना चाहिए. देन अगर यहाँ प्लस आएगा तो फिर यहाँ माइनस आना चाहिए. देन अगर यहाँ माइनस आएगा तो फिर यहाँ माइनस आना चाहिए. दिस विल बी मोर एक्यूरेट. तो ये प्लस होना चाहिए फिर तो, और फिर ये माइनस, दैट्स इट. देन दिस इज द प्लस. ओके, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा ई एक्स upon delta z is nothing but it just minus iota omega and by. By is that minus iota kx hx plus mu hy. So equation number 2 and also 3. Now from equation 1, so simply see that from equation 1, where is the 1? That's the one. E is equal to E naught exponential minus iota omega minus iota beta z. So as you differentiate this equation 1 with respect to z, then simply minus iota omega minus iota beta आगे आ जाएगा. तो यहाँ पे एक चीज समझ सकते हो आप लोग कि z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे आयोटा बीटा आगे आ जाएगा. डेल अपॉन डेल z को हम लोग लिख देंगे नॉर्मली माइनस आयोटा बीटा. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये सिंपली कर सकते हैं कि जैसे आप
इक्वेशन नंबर 4 को टू फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देना मैं यहाँ पे, ताकि तुम्हें पता चल जाए फ्रॉम इक्वेशन 1, उसको मैं z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 4 का वैल्यू 2 और 3 में आप लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे आप इक्वेशन नंबर 4 का वैल्यू 2 एंड 3 में पुट कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा बीटा एंड ई वाई इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा म्यू एच एक्स प्लस आयोटा के एच वाई एंड इक्वेशन नंबर 5 इज हियर। नाउ दूसरी में पुट करोगे तो माइनस आयोटा बीटा ई एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा माइनस आयोटा के एच एक्स प्लस म्यू एच वाई, इक्वेशन नंबर 6 also. Now this is the study of Maxwell equation, third equation, and now we are discussing Maxwell fourth equation also. So from Maxwell equation, for non conducting medium, नॉन कंडक्टिंग में सिग्मा जीरो होता है ना, याद रखना सिग्मा जीरो होता है, मतलब कि जे भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज जे इज इक्वल टू सिग्मा ही होता है, ठीक है। सो फॉर फ्रॉम Maxwell fourth equation for non-conducting medium, for non-conducting medium, इसको भी वैसे स्टडी करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले वाली इक्वेशन स्टडी की थी, दैट इज कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी, ठीक है। अब इसको वैसे ही स्टडी करो जैसे पहले किया था। नाउ अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, b इज इक्वल टू म्यू एच होता है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे h इक्वेशन में। सो दिस इक्वेशन कन्वर्ट लाइक कर्ल ऑफ h इज इक्वल टू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी ऑल्सो। ना अब इसमें आप जब कर्ल ऑफ h को रिप्रेजेंट करेंगे, और डेल अपॉन डेल टी मैंने बोल ही दिया कि डेल अपॉन डेल टी को आपको क्या करना है, आयोटा ओमेगा लिखना है, ठीक है। और कर्ल ऑफ एच को आप वैसे ही स्टडी करेंगे जैसे आपने किसको किया था, कर्ल ऑफ ई को किया था। सेम डिस्क्रिप्शन सेम सिमिलर होगा, देखो कैसे करता हूं मैं, ठीक है। तो कर्ल ऑफ एच को हम डिस्कस करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई केप जे केप एंड के केप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड ऑल्सो। सिंपली यहां पर हो जाएगा एच एक्स एंड एच वाई 0। नाउ आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन वही आई कैप ई एक्स प्लस जे कैप ई वाई प्लस 0, बिकॉज जेड कॉम्पोनेंट तो 0 है ना उसका। इसको भी वैसे स्टडी करेंगे जैसे पहले किया था, तो वही कंपेयर करो दोनों को। तो जैसे आप आई कैप कॉम्पोनेंट कंपेयर करोगे तो आई कैप कंपेयर करते कितना हो जाएगा मेरे पास, डेल एच वाई अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन एंड ई एक्स। दिस इज आई कैप कॉम्पोनेंट, इक्वेशन नंबर 7। अब यहाँ पे आपके पास एक चीज है कि आप लोग क्या कर सकते हो, डेल अपॉन डेल जेड को क्या लिख सकते हो, माइनस आयोटा बी का फ्रॉम इक्वेशन 4। आप एक बार 4 इक्वेशन देखना, डेल अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू क्या है, माइनस आयोटा ओमेगा। ओके, so simply you can write
फ्रॉम 4 to 7। तो जैसे आप ये करोगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा बीटा एच वाई इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई एक्स ऑल्सो। तो यहां से एक चीज तो निकल के आई रही है, बीटा एच वाई इज इक्वल टू ओमेगा एप्सिलॉन ई एक्स, इक्वेशन नंबर 8। नाउ सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ जे केप, यही काम आप करेंगे जे केप के साथ में। पहले आपने आई केप के साथ किया था, इसी काम को मैं पैरेलल में करता हूँ, देखो, ताकि आपको लग जाए जे केप में भी ऐसा कैसे होने वाला है। तो जे केप में आप करोगे तो ये जे केप कॉम्पोनेंट है, तो ये माइनस ये, दैट्स इट। वही आयोटा बीटा और यहाँ एच एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में तो आएगा बेटा। एंड दिस फैक्टर एंड दिस, और यहाँ जे केप में खुद माइनस है तो यहाँ माइनस भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन एंड ई वाई। माइनस से माइनस गया तो यहां से सिंपली क्या निकल जाएगा, ई वाई इज इक्वल टू माइनस बीटा एंड एच एक्स अपॉन इक्वेशन नंबर 9। नाउ अब आप 9 का वैल्यू, अगर मैं 9 का वैल्यू 5 में रख देता हूं, अब 5 कहाँ है देखो, ऊपर आके देखो कहीं पे ई वाई आपको दिख रहा होगा, ये रहा 5। तो इस 5 में क्या लिखा हुआ है, ई वाई लिखा हुआ है। तो मैं ई वाई का वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो एज आई पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 9 to 5 ई वाई वैल्यू, देन सिंपली माइनस आयोटा बीटा वहां भी था, फिर वहां पे था ई वाई, तो ई वाई का वैल्यू माइनस बीटा एच एक्स अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा म्यू एच एक्स प्लस आयोटा के एच वाई। नाउ सिंपली माइनस माइनस प्लस हो गया, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ केवल बीटा स्क्वायर बचेगा। तो द नेक्स्ट स्टेप इज लाइक बीटा स्क्वायर, क्योंकि वो बचेगा बीटा स्क्वायर ही। फिर उसके बाद में एच एक्स अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू, आयोटा से आयोटा कैंसिल कर ही दिया मैंने, तो यहाँ पर केवल ओमेगा बच गया और म्यू एच एक्स प्लस आयोटा की आयोटा के एच वाई। नाउ अब कुछ नहीं करना, यहां से इसको इधर भेज देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बीटा स्क्वायर एच एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन एंड म्यू एच एक्स प्लस आयोटा के एच वाई, इक्वेशन नंबर 10। नाउ अब अगर मान लीजिए इसका काम रोटेशन का है, तो इसमें अगर मान लीजिए माइक्रोवेव का जो रोटेशन है वो इस तरह से हो रहा है, लाइक पॉजिटिव सर्कुलर रोटेशन। तो आपको इसे ध्यान रखनी है कि अगर माइक्रोवेव का रोटेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या नेगेटिव में होगा तो उसके लिए क्या क्या संभावनाएं होती है। सो मैं आपको लिखा था, सो फॉर द पॉजिटिव सर्कुलर रोटेशन, फॉर पॉजिटिव सर्कुलर रोटेशन, तो जैसे ही पॉजिटिव सर्कुलर रोटेशन होगा उनमें क्या हो जाएगा, एच एक्स इज इक्वल टू आयोटा एच वाई, ध्यान रखना, एच एक्स इज इक्वल टू आयोटा एच वाई ऐसा होता है, ठीक है। पता है ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो इधर यहाँ पर हमारे पास क्या है, इमेजरी एक्सिस होती है, ये रियल एक्सिस है, ठीक है।
यहाँ पर होता है एच एक्स कॉम्पोनेंट, यहाँ पर एच वाई कॉम्पोनेंट। तो पॉजिटिव सर्कुलर रोटेशन के लिए आपका जो माइक्रोवेव यहाँ से घूम के यहाँ तक आता है, तो सिमेट्रिसिटी बनती है सर्कुलर रोटेशन में। तो वहां पर क्या होता है, ये कंपोनेंट दोनों क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, क्योंकि आपका वेव पॉजिटिव में रोटेट हो रहा है। जैसे आप ये चीज यहाँ पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 11 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 10 में पुट कर दोगे, ठीक है। तो 10 में पुट करते यहाँ पर कितना हो जाएगा, बीटा स्क्वायर आयोटा एच वाई इज इक्वल टू म्यू एच एक्स का वैल्यू जाएगा आयोटा एच वाई प्लस आयोटा के एच वाई, ठीक है। हर जगह से आयोटा एच वाई और आयोटा एच वाई कैंसिल कर देंगे। अब हम निकालेंगे यहाँ पे बीटा का वैल्यू। तो बीटा का वैल्यू कुछ नहीं है, बीटा का वैल्यू प्लस माइनस ओमेगा अंडरवुड एप्सिलॉन म्यू प्लस के आपको शो हो रहा है। अब इसमें क्या है, दो तरह के हमारे पास प्रोपोगेशन डायरेक्शन है। बीटा क्या है, प्रोपोगेशन डायरेक्शन, मतलब बीटा एक तरह से प्रोपोगेशन को बताता है। तो यहाँ पर जो बीटा है ना, सो फॉर पॉजिटिव बीटा वैल्यू, फॉर पॉजिटिव दो तरह का रोटेशन। अब ऑब्वियसली बात, सर्कुलर रोटेशन है तो जरूरी थोड़ी कि वो इस तरह का सर्कुलर रोटेट हो, मे भी वो ऐसा भी रोटेट हो सकता है। तो दो वैल्यू आ गई हमारे पास। तो दो वैल्यू में सबसे पहली वैल्यू है बीटा प्लस। तो बीटा प्लस नथिंग बट इट जस्ट इक्वल टू ओमेगा अंडरवुड एप्सिलॉन म्यू प्लस की। नाउ अब देयरफॉर फेज वेलोसिटी, अब हम बात करेंगे तो प्रोपगेशन हो गया। देयरफॉर फेज वेलोसिटी therefore phase velocity of polarized wave, क्योंकि सर्कुलरली पोलराइजेशन हो रहा है इसमें, पोलराइज्ड वेव टू पॉजिटिव सर्कुलर रोटेशन, फॉर पॉजिटिव सर्कुलर रोटेशन। तो अगर मान लीजिए पॉजिटिव सर्कुलर रोटेशन है, तो हम लोग फेज वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, फेज वेलोसिटी पॉजिटिव सर्कुलर रोटेशन के लिए ओमेगा अपॉन प्रोपगेशन। मतलब आप नॉर्मली क्या लिखते हो, ओमेगा अपॉन क्या लिखते हो ना। अब यहाँ पे प्रोपगेशन बीटा है तो बीटा प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो इट जस्ट नथिंग बट वन अपॉन, क्योंकि ये ओमेगा इधर चला जाएगा, तो वन अपॉन अंडरवुड एप्सिलॉन म्यू प्लस के। दिस इज द वैल्यू ऑफ फेज वेलोसिटी, इक्वेशन नंबर 12। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, दिस इज द फेज वेलोसिटी फॉर द राइट सर्कुलर पोलराइज्ड वेव। व्हाट इज इट, दिस इज द वेलोसिटी, this is the phase velocity for right circular polarized wave, for right circular polarized wave. Now the next thing, अब इसमें क्या है, मान लीजिए नेगेटिव में है रोटेशन। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर एच एक्स था, यहाँ पर एच वाई था, तो ठीक है। वो इस तरह से मान लो, अगर ऐसा ना हो और माइनस आयोटा एच वाई हो इस तरह से, तो इसमें क्या होगा ये हम चेक करते हैं, ठीक है। सो फॉर नेगेटिव रोटेशन, फॉर नेगेटिव रोटेशन एच एक्स इज नथिंग बट इट जस्ट इक्वल टू माइनस आयोटा एच वाई, इक्वेशन नंबर 13।
अब इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 10 में, तो एच एक्स का वैल्यू कहाँ लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 10 में होगा, देखना। तो ये रही आपकी 10, तो मुझे एच एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करना है, ठीक है ना। सिमिलरली सोल्व करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना लफड़ा, बस एच एक्स की जगह माइनस आयोटा एच वाई लिखना है। तो जैसे मैंने इसको सोल्व किया, सिंपली वैसे सोल्व करके बीटा की वैल्यू निकालूंगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 10, 13 का वैल्यू जब 10 में हम पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, सिंपली एक चीज निकल के आएगी सामने, और वो होगा बीटा का वैल्यू। सो बीटा इज नथिंग बट बीटा इज जस्ट इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट एप्सिलॉन म्यू माइनस के। मैं आपको दिखा भी दे रहा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पर माइनस पुट करूंगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, दोनों ही ओर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो जहां जहां माइनस आएगा तो यहाँ पर ये जो है म्यू प्लस के नहीं बनेगा, ठीक है ना। अल्टीमेटली यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, यहाँ नेगेटिव रहेगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, फिर नेगेटिव बाहर लूंगा मैं तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, और फिर जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा अल्टीमेटली। तो बस आप लोग सीधा ही देख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, कर लेना आप लोग, है ना इसको। अब हम लोग यहाँ पे नेगेटिव की बात कर रहे हैं, सो टेकिंग जस्ट नेगेटिव साइन, सिमिलरली करेंगे जैसे अपन ने पहले किया था। तो ये ऐसे करना है आपको, वही आप लोग फेज वेलोसिटी पुट कर देंगे, तो फेज वेलोसिटी करोगे नेगेटिव के लिए, सिमिलर काम हो जाएगा, वही बीटा ओमेगा अपॉन बीटा, ओमेगा अपॉन के होता है ना, तो ये हो जाएगा बीटा अपॉन के, सॉरी ओमेगा अपॉन के। सो 1 अपॉन एप्सिलॉन। अब आप खुद बताओ, ये इक्वेशन नंबर 14 है और 13 देखो, 13 और 4 सॉरी 12 और 14 सेम है ना, बट यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो obvious सी बात है प्लस वाली क्वांटिटी ज्यादा बड़ी होगी एज कंपेयर टू माइनस वाली क्वांटिटी। तो सिंपली अगर कोई बड़ी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी छोटी हो जाएगी। सो इट्स अ सिंपल फैक्टर दैट इज वीपी नेगेटिव ये बड़ा होगा एज कंपेयर टू वीपी पॉजिटिव, क्योंकि नीचे वाली क्वांटिटी जो है यहाँ छोटी है डिनोमिनेटर वाली, इसलिए क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। सो इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 13 एंड 14, यहाँ लिख दे रहा मैं, इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 13 एंड 14। तो अब आपको समझ में आ गया ना प्रोपगेशन कैसा होगा। प्रोपगेशन कुछ इस प्रकार से होगा बेटा कि राइट हैंडेड जो पोलराइजेशन है ना सर्कुलरली वो धीरे होगा, सॉरी धीरे होगा, सही है, और लेफ्ट हैंडेड जल्दी होगा। तो मैं लिखा दे रहा इस रिजल्ट को मैं लिख दे रहा है ना। So this is the phase velocity. Equation 14 shows the phase velocity. Equation 14 shows the phase velocity for left circularly polarized wave. For circularly polarized wave, which is greater than, which is simply greater than phase velocity for right circularly polarized wave. Phase velocity for right circularly polarized wave. Right circularly
पोलराइज्ड वेव, दैट्स द रिजल्ट। तो ये प्रोपोगेशन होगा हमारे पास। इस तरह का हमारे पास फेराइड के अंदर माइक्रोवेव का क्या रहेगा, प्रोपोगेशन रहेगा। तो ये मेरा आज का टॉपिक था। अब कल पढ़ेंगे हम, कल तो छुट्टी है, परसों फेराडे रोटेशन, द नेक्स्ट डेरिवेशन। तो ये तो फेराडे रोटेशन हम की बात करेंगे, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड की आज हमने बात कर ली कि वेव अगर राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड होगी तो क्या होगा, लेफ्ट हैंडेड होगी तो क्या होगा। तो ये सब बातें थी हमारे बारे में। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो फैक्टर है वो पढ़ेंगे परसों। अब मैं आपको थोड़ा और अटेंडेंस ले लूँ, आपकी अटेंडेंस दिए बिना मत जाया करो तुम।